नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत वैसे भी बहुत जूसी है, उसमें दिलचस्प खबरों की कोई कमी होती नहीं है, लेकिन राना शमीम साहब जो कि एक्स चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी प्रोवाइड कर दी है। उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कहा वो ना सिर्फ कि पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए खासा बड़ा तहलका है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने हैरान व परेशान छोड़ दिया जब उन्होंने ये कहा कि जो एफिडेविट 15 नवंबर से 2 हफ्ते से जिस एफिडेविट के ऊपर साकिब निसार की एक पब्लिक ट्रायल हो रहा है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की सियासत चल रही है, जिसके ऊपर उसको बैकअप करने के लिए एक ऑडियो लीक भी आ चुकी है साकिब निसार साहब की, अब उसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा है कि उन्होंने तो ये एफिडेविट देखा ही नहीं है। उनका तो एक एफिडेविट लंदन में या तो किसी फैमिली को दिया था या किसी लॉकर में पड़ा था। ये एफिडेविट देखेंगे, लंदन से मंगवाएंगे, अदालत से बहुत वक्त भी वो मांग रहे हैं। तो यहाँ कहानी बहुत अजीबोगरीब हो चुकी है और आप देख चुके हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो एक लीक्ड ऑडियो आई थी जिसके बारे में कहा गया था कि साकिब निसार ने 30 सेकंड में, एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल साकिब निसार साहब ने 30 सेकंड में जो कुछ कहा, उसकी वो जो लीक थी, उसके बारे में फिर दर्जनों दफ़ा हमने ये देखा कि उनकी मुख्तलिफ़ तकरीरों से वो टुकड़े जोड़ जोड़ के वो ऑडियो लीक जो है वो बनाई गई थी। वो बात खासी एक्सपोज हो चुकी है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद तो सूरत हाल बहुत ही अजीब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा जनाब खाकान अब्बासी साहब ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया है कि साकिब निसार की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ख़ुद जो हैं वो केसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ज़रा सुन लें कि कहा क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। नवाज शरीफ साहब की सजाएं हैं, एक जज को ब्लैकमेल करके दूसरे जज को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने हुक्म देकर, जिसका सबूत भी आया है, उस पर कोई बात नहीं करता। आज जिस मुल्क में चीफ जस्टिस मुलव्वस हो अदालती फैसले लेने में, मुल्क इलेक्शन में मुदाखलत करने में, मुल्क अदल के निज़ाम में मुदाखलत करने में, वहाँ कौन सा इंसाफ रह जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर मुलव्वस हो, लेकिन जो एविडेंस अब तक आई थी वो तो सारी की सारी फज्र और फैब्रिकेटेड निकली है और इसका जवाब जो है और लगता है ऐसे ही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसी हद तक डिस्कनेक्ट का शिकार हैं। जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, दोनों चीज़ों में आपस में चीज़ें जुड़ नहीं रही हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी से किसी दूसरी ही तरफ ले गए। राना शमीम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। एक जुडिशरी के ख़िलाफ़ और फौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी। मीडिया के लिए भी सूरत हाल बहुत अजीबोगरीब हो चुकी है, बिकॉज अदालत में सिर्फ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो हैं वो दाखिल करवाई हैं। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे PMLN के रहनुमा जनाब अली परवेज़ मलिक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, जो लाहौर के NA 127 से हैं। लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू अली परवेज़। पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। साथ ही मुझे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, MNA हैं NA 57 से और बहुत सी कमेटीज़ के में शामिल हैं कानून साजी के अंदर। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे राजा आमिर अब्बास साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इससे पहले एक्स डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं NAB के, वो भी मुझे एक फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे सूरत हाल में। मैं इससे पहले कि मैं अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ चलूँ, मैं राजा आमिर अब्बास साहब से ज़रा क्विकली पूछ लूँ। राजा साहब, ये राना शमीम साहब ने पहले भी सूरत हाल कोई बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन राना शमीम साहब ने तो ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की कैफियत पैदा कर दी है पाकिस्तान में, अदालत के लिए भी, लोगों के लिए भी, मीडिया के लिए भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने चकरा दिया है। कि क्या आपको समझ आ रही है ये हो क्या गया? डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि उन्होंने 3-4 प्रीटेंस को लाके सामने खड़ा कर दिया बकौल राना शमीम के, कि वो कहते हैं कि जी ये एफिडेविट जब आ गया अखबारों में उसके बाद मुझे पता चला और उसके बाद मुझसे तस्दीक हुई। जबकि दूसरी तरफ जो एक और ग्रुप है और जो अखबार है जिसने इसको शाया किया, उन्होंने उस अखबार के मतन में लिखा कि हमारी एक दिन पहले राना शमीम से बात हुई, ही ओन्ड एवरीथिंग, और पूरी स्क्रिप्ट को उसने माना। आज अदालत ने उनसे पूछा कि बताइए उसमें क्या लिखा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद भी नहीं। और उसका जो एक और फरीक सामने आ रहा है कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस इशू कर रहा है
कि जी इस एफिडेविट की वजह से ये कोशिश की गई है कि अदालतों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है और अवाम का एतमाद उठ जाएगा पूरी अदलिया से। और दूसरी तरफ हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इसको फर्दर पोलिटिसाइज करी है, बल्कि बांगे दहल वो कह रही है कि जी हम इस पे सियासत करेंगे। क्या आप सियासत करेंगे जुडिशरी पे? तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि जो अब शायद राना शमीम के लिए काफी प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि अनलेस एंड अनटिल इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एफिडेविट देखिए कोई अपनी यादाश्त के लिए बना के नहीं रखता। एफिडेविट इज ऑलवेज सबमिटेड, जहां पे आप किसी को सबमिट करते हैं टू प्रोटेक्ट या किसी के केस को मजबूत करने के लिए। अब उनसे ये पूछा गया है कि बताइए आपने इसका इस्तेमाल कहाँ किया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, किस पर्पस के लिए हुआ, और आया जहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ क्या वहां से आ गया? अगर इनके पास लॉक एंड की में था तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो कंटेंट से बढ़ के इसमें अब चीजें हमें नजर आएंगी। मेरे साथ रहिए जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अली परवेज मलिक साहब, जो सूरत हाल हो रही है सड़कों पे, मीडिया में, अदालत में जिस किस्म की बहस हो रही है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब उससे बिल्कुल बेखबर हैं, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। अदालत तो नोटिस दे रही है कि ये एफिडेविट के जरिए अदालतों की हद तक करने की कोशिश की गई है, उनको रिडिक्यूल किया गया है। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि साबित हो गया है कि एक्स चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किए प्रोसीडिंग को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई होप यू डोंट माइंड माई इग्नोरेंस। आपको पता है लाहौर के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जो मेरी वालदा कंटेस्ट कर रही हैं, तो मेरा ज़्यादा फोकस तो उन इलेक्शन के ऊपर है। पर जो आप गुफ्तगू की है और आपने जो राना शमीम साहब के एफिडेविट के ऊपर बात की है, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि एक रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि अगर आपका प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है तो आपकी जो वर्डिक्ट है वो खुद ब खुद ही वो इंटैक्ट नहीं होती, वो सस्पेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सीरियस एस्पर्शंस हैव बीन कास्ट थ्रू दिस एफिडेविट एंड अदरवाइज ऑल्सो कि जी इसके अंदर साकिब निसार साहब की वीडियो भी है और वो जो ऑडियो भी है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो सारे का सारा प्रोसेस इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। और इस चीज़ का एक पैटर्न है। इससे पहले आप अरशद मलिक साहब का भी जो कन्विक्शन आई है आप उसमें भी देख चुके हैं कि वो किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया था। एंड इस किस्म के आपने और भी देखे हैं मामलात के किस तरह से रियासत के इदारों को आपने जो वर्डिक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आपने उनको यूज़ किया था। तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं वो ये है कि इन चीज़ों को हमें फ्रेश रिविजिट करने की ज़रूरत है। अगर जजों को सजाएं हो सकती हैं, डिमोशंस हो सकती हैं, उनकी असाइनमेंट्स चेंज हो सकती हैं, तो द वर्डिक्ट्स दैट दे हैव गिवन। अली साहब प्रॉब्लम ये है जी, अली साहब प्रॉब्लम ये है कि राना शमीम ने तो अदालत में ये कह दिया कि मैंने ये एफिडेविट देखा ही नहीं है, मैंने तो एफिडेविट किसी अखबार को दिया ही नहीं है, ना ही वो मान रहे हैं कि उन्होंने अखबार से बात की है। इसका मतलब अखबार की जो स्टोरी है और राना शमीम की जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद और आ गया, फासला आ गया है। अंग्रेजी के अखबारात ने जो हेडलाइंस लगाई हैं वो भी यही लगाई हैं कि राना शमीम इस पूरे एफिडेविट से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये एफिडेविट नवाज शरीफ साहब ने मीडिया को लीक किया, उनके पास क्या एफिडेविट किसी तरह से था। तो ये तो पार्टी के ऊपर आके चीज़ गिर रही है सारी। अब नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, लेट अस बी अ लिटिल पेशेंट। एक आधे दिन के अंदर आप जब अखबार का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से हम बेहतर पोजीशन के अंदर हों कि कमेंट्री कर सके, क्योंकि अखबार में बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ था कि उन्होंने राना शमीम साहब से इसकी कॉन्फर्मेशन ली है और उसके बाद इस सारी की सारी चीज़ को पब्लिश किया गया था। तो मैं यहाँ पे क्योंकि जुडिशरी का इदारा इन्वॉल्व है, इसके अंदर सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन एक्सरसाइज कर लें। एक आधे दिन में ये सारा मामला खुल के आ जाएगा। आफ्टर ऑल अगर एफिडेविट सामने है उसके ऊपर अगर इनको अब यू टर्न ले रहे हैं अपने मामले के ऊपर तो वो भी आप सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, नोटरी पब्लिक ने नोटराइज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कोई लंबी चौड़ी इसके लिए कोई तफ्तीश या तहकीक की ज़रूरत नहीं है, ये एक आधे दिन के अंदर मामला सामने आ जाएगा। और अगर किसी ने कोई पर्जरी की है, किसी ने कोई खाम खा किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ रही है। एक आध दिन में तो नाजरीन इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि राना शमीम साहब ने बहुत लंबी मोहलत मांग ली है। वो तो पता नहीं 12 दिसंबर की मांग रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने उनको 7 दिन दिए हैं। उसका मतलब है कि 7-8 दिसंबर तक तो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे ना जी, वो नहीं कर सकेंगी। बहरहाल यहीं से थोड़ा सा हाँ, ये ज़रा इस पर मैं आ जाऊँ। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, बाकी सारी डिबेट तो हो रही है लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बहुत ही सख्त इल्ज़ाम लगा दिए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी साहब, आपके कुली, उन्होंने ये किस तरह से अंदाज़ा लगाया है कि नवाज शरीफ साहब ने ये एफिडेविट जो है ये जंग न्यूज़ ग्रुप वगैरह को ये मीडिया को दिया है, ये कैसे वो डिटरमिन कर लिया उन्होंने? बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। आपको तो मेरा ख्याल है वैसे नज़र आना चाहिए जैसे अली परवेज़ साहब ने कहा एक पैटर्न है। आपको पैटर्न नज़र नहीं आ रहा? नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, मरियम सजा याफ्ता और नाअहल हैं। मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट से नाअहल आदमी के बचत का क्या तरीका है कि कुछ ऐसे ही हो, कुछ आसमान गिरे और अदलिया कोई खुदा न खास्ता उसका बिल्कुल तहस नहस हो जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदलिया, मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि तहस नहस हो जाए और कोई ऐसा हो कि सारा सिस्टम गदला हो जाए, फिर कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, वरना तो इनको कोई रास्ता ही नहीं है। सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की आप चेक कर लेना कि एक जब तारीख लगती है, इनकी जमानत की तारीख लगती है और इनकी अपील की तारीख लगती है, उससे पहले साकिब निसार साहब की एक ऑडियो नजर आती है जिसको टीवी चैनल्स ने वो तकरीरों से कह दिया कि जी ये बड़ी बड़ी आवाज़ें जुड़ी हुई है, एक एक लफ्ज निकाल के दे दिया कि जो जुड़ी हुई है, तो वो तो एक साबित हो गया। उसके बाद तारीख से कुछ दिन पहले ये जज साहब, ये जो अपना चीफ जज साहब थे, इनका जो एफिडेविट आता है और ये मुस्लिम लीग नून के अहदेदार रहते हैं, ये लंदन जाते हैं, बाई चांस एकदम से इनका ज़मीर जाग जाता है 3 सालों के बाद, और वो 3 साल की पुरानी स्टोरी उनको याद है। आज उनको 15 दिन पहले का अपना एफिडेविट की जुबान याद नहीं है। सही, 10 नवंबर अपना ही 15 दिन पहले उनको एफिडेविट याद नहीं है, साल पुरानी स्टोरी याद है। वहाँ चाय पी रहे थे और साकिब साहब ने ये कहा था और फिर उन्होंने ये कहा था और फिर ये कहा था, फिर ये फ़ोन हुआ था, और उसमें वो जज साहब जिनका जिक्र है, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, वो सुना है उस वक्त उस बेंच में थे, लेकिन इस बेंच में वो थे। तो टारगेट क्या था कि उनको गदला करना साकिब निसार को, और इनको डराना कि अगर आपने हमारे, यानी मैं जो अपनी असम्पशन लगा सकता हूँ, हमारे खिलाफ सजा दी तो हम इस हद तक जा सकते हैं। बड़ा इजी है, ये अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। मैं और आप या कोई और आम आदमी अदलिया के फैसले पे सर झुका लेता है, एहतराम करता है, लेकिन वो यही बात है कि ये वो मकड़ी का जाला है जो आम बंदे के लिए, और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके पास ये कोई ऐसा टूल है, चाहे वो मीडिया के कुछ लोग हों, एक सेक्शन ऑफ मीडिया हो, चाहे वो कुछ अदलिया के जो लोग आज आपको जस्टिस शमीम साहब जैसे नजर आ रहे हैं, ये जो एक उनके पास एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वो अपनी ज़ात के लिए, अपने उन केसेस के लिए इस्तेमाल करें। तो सीधा सीधा पाकिस्तान के इदारों पे हमला है, फौज पे वो हमला कर चुके, एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर चुके, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे उन पे हमला कर चुके। हाँ। वो मुझे क्यों निकाला की तहरीक चला चुके, आज दोबारा वो अटैक हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि अदलिया की साख की बात नहीं है, ये रियासत की बुनियाद की बात है। अगर मीडिया को आप खरीद लेते हैं और एक सेक्शन ऑफ मीडिया के बारे में आप कहते हैं, मैंने उन्हें कह दिया कि आपने 2 तरफा मौकफ नहीं चलाना, डॉक्टर साहब आपने एक तरफा मौकफ चलाना है। मीडिया एक पिलर है, हाँ। दूसरा पिलर जुडिशरी है, हाँ। तीसरा आपकी सबसे आपकी सेक्रेट चीज आपकी आर्मी है। इन तीनों पे अटैक करके मिर्जा यार राजा आमिर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि राना शमीम भी डबल क्रॉस हो गए? यानी राना शमीम ने एफिडेविट जो है वो किसी और वक्त के किसी और मकसद के लिए दिया होगा, लेकिन लंदन से उसको लीक कर दिया गया है एक मीडिया ग्रुप को। क्या हुआ क्या? राना शमीम तो लगता है फंस ही गए हैं किसी सिचुएशन में। देखिए, इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं डॉक्टर साहब। एक चीज तो है कि बारहा ये पॉलिटिकल पार्टी या जो शरीफ फैमिली है वो ये कह रही है कि जी ये वो शवाहिद सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं जिससे हम बेकसूर समझे जाएंगे। तो अगर वो इनको एविडेंस समझते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनके पास तमाम लीगल राइट है कि ये तमाम चीजें उठा के अदालत में जमा कर दें। ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि जब वो ये समझते हैं कि ये वीडियोस जेन्युइन या फेक या फैब्रिकेटेड है और हम अदालत में साबित नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये होता है कि केस से आप असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेज हुआ कि जी क्या इन तमाम चीजों का मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरियम बीबी और सदर साहब की अपीलें चल रही हैं उस पर असरअंदाज होने के लिए ये की गई, और अगर असरअंदाज होने के लिए ये कर रहे हैं तो कॉन्टेम्प्ट की सजा तो कम है, अदरवाइज दिस इज समथिंग वेरी हीनियस। और ये एक सख्त वो, क्योंकि इसमें उस जज साहब का नाम लिया गया है
कि जो ऑलरेडी ये बेंच का हिस्सा हैं अभी और जो अपीलें सुन रहे हैं, तो शायद ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये वापस कुछ बाउंस बैक कर लिया है, ये जैसे अभी अली साहब ने कहा कि अगर राणा साहब यू टर्न ले गए हैं, तो अब यू टर्न मीन्स एट द मोमेंट दे आर नॉट हैप्पी विद हिज टास्क जो आज उन्होंने ले लिया है कि ये उसको यू टर्न कह रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो अब खुल के जब सामने आएंगी, तो इट्स हाई टाइम कोर्ट शुड टेक नाउ सीरियस कॉग्निजेंस। जरा मेरे साथ रहे, ब्रेक से पहले मैं एक बार फिर अली को ले लूं। अली परवेज साहब, ये तो देखिए, अब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सदाकत कह रहे हैं कि ये आपकी पार्टी का शायद कोई मंसूबा था, इस पूरे प्रोसेस को, कोर्ट सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना, रिलीफ लेना, लेकिन वो चीज़ें ख़राब हो गई क्योंकि ऑडियो लीक जो है, वो ऑडियो जो थी वो गलत साबित हो गई है। राना शमीम हेल्पलेस रह गए हैं कोर्ट के अंदर और चीज़ें उलट फुलट हो गई हैं। अब वो मीडिया ग्रुप, राना शमीम, आप सब जो है वो 3 डिफरेंट फरीकों में कन्वर्ट हो गए हैं, अब इत्तेहाद नहीं रहा। देखें डॉक्टर साहब, तो चलें एक सेकंड के लिए जो जज अरशद मलिक साहब का वर्डिक्ट था उसके ऊपर आप बता दें क्या हुआ है। मैं तो सिर्फ आपसे कोई किसी किस्म की स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर जाए बगैर आपसे एक जनरल स्टेटमेंट दी थी कि जब आपका प्रोसेस ऑफ लॉ क्वेश्चनेबल हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि वर्डिक्ट्स इंटैक्ट रहें। सीरियस क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन दिस मैटर, तो आप उसको जब तक अगर आप एड्रेस नहीं कर लेते, आप किसी को उनकी बिना के ऊपर सजा नहीं दे। देखें आपके सामने जो है कि आपके ऑडियो जो टेप आई है साकिब निसार साहब की, उसके अंदर वो इन्फ्लुएंस करते हुए, जी वो तो गलत साबित हो गई। क्या कह रहे हैं आप? देखें अब तो गलत साबित हो गई ना, उसके तो टुकड़े सारे सामने आ गए। होगा ना जी कि मामला किस तरह चल रहा है ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो जो डाइसेक्शन की थी उसके ऊपर क्या एक कैटेगोरिकल कोई असेसमेंट आ गई है कि नहीं आ गई, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैंने तो आपसे पहले बताया कि आज अगर ये कोई डेवलपमेंट हुई है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा अगर राना शमीम साहब ने कुछ टाइम मांगा है अपने एफिडेविट को रिव्यू करने के लिए, तो मैंने तो आपसे गुजारिश की अखबार से पूछें, उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन राना शमीम से उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर लिखा था कि हम ले चुके हुए हैं, और राना शमीम साहब ने अगर वो नोटराइज कराई उसके बाद वो किस तरह से उसके ऊपर यू टर्न ले सकते हैं, ये उन्हीं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने तो इतनी सी गुजारिश की थी और आपको कहा था, क्योंकि अदलिया का इदारा इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, मैंने आपसे सिर्फ गुजारिश की थी थोड़ा सा रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करें। मैंने तो ना कुछ स्कैंडलाइज किया, ना मैंने इस चीज को कोई मैंने सेंसेशनलाइज किया। उसको आमिर अब्बास साहब किसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं या सदाकत अब्बासी साहब स्पोक्समैन बनना चाहते हैं साकिब निसार की, तो बन लें। जहां तक साकिब निसार की क्रेडिबिलिटी की बात है, लंदन इकोनॉमिस्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस इन द वर्ल्ड, उसके अंदर 2-2 सफे के आर्टिकल उनकी कारस्तानियों के ऊपर आ चुके हैं। एंड आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट। ये चीजें खुद ब खुद ही आप एक आधे दिन के अंदर सामने आ जाएंगी। आप अंसार अब्बासी साहब को ऑनलाइन लें, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हिज पोजीशन कि उन्होंने पब्लिश की है, उसके अंदर कॉन्फर्मेशंस ली हैं कि नहीं है। मुझे ये पता है एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट आया है जो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ है, जिसके ऊपर अब एक असेसमेंट होगी, एंड इट इज स्टिल सब जुडिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ब्रेक में ले लूं। अली मेरे साथ हैं, सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, बिलावल जरदारी भुट्टो ने, चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जलसे में तकरीर करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया कि IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड किया जाए, IMF के प्रोग्राम से निकला जाए। बिलावल जरदारी भुट्टो की लॉजिक क्या है, उनकी दलील क्या है, उनका इस्तदलाल क्या है, उसे सुन लेते हैं। हम पहले दिन से ये PTIMF डील का मुखालफत करते थे। ये अवाम दुश्मन IMF डील था। इसकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से हर तबका परेशान है। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो। हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। नाज़रीन, आपने सुना कि बिलावल जरदारी भुट्टो ये कह रहे हैं कि IMF और PTI की जो डील थी उसके हम शुरू से मुखालिफ थे और अब ये वक्त आ गया है कि IMF की इसकी डील से निकला जा सके। मैंने इस वक्त दावत दी है, मैंने दी है जनाब अकील करीम जैदी साहब को, जो AKT सिक्योरिटीज़ के हेड हैं, पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, फाइनेंस के मामला को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुझे कराची से फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करें। अकील करीम जैदी साहब, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इनको IMF की डील से निकल जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये ऑप्शन हुकूमत के पास है स्टेज पर? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, IMF की डील में हम जब गए थे तो जारी बात है हमारी रिक्वायरमेंट थी, और जारी बात है IMF से आपको पैसा भी सस्ता मिलता है,
लेकिन दूसरी तरफ आपकी पिछली नेगोशिएशन इतनी बुरी नहीं। ये जो नेगोशिएशन हुई है ना, जो आपकी इकोनॉमी पिक कर रही थी, आपके मुल्क के हालात काफी बेहतर हो रहे थे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, और आपके मुल्क में जो महंगाई थी बिकॉज ऑफ कमोडिटीज जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी थी उस वजह से। लेकिन इस दफा जो हमें ये डीवैल्यूएशन फैक्टर में जाना पड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी ये मुनासिब नहीं था। फिर रातों रात 4-4.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये भी मुनासिब नहीं था। ये हम अच्छे नंबर अचीव करने के बाद हमने अपने ग्राउंड इनको दे दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी नेगोशिएशन ने काफी डैमेज किया है हमें। शायद उसका अपोजिशन भी फायदा उठा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी स्लो हो सकती है और आप लेकिन अकील करीम दीदी साहब, इकोनॉमी तो पहले ही देखिए ना, डॉलर पहले ऊपर जा रहा था कि आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे, डील हो नहीं रही है। अब तो क्या ये जो $1 बिलियन आईएमएफ ने रिलीज करने हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इसे रद्द कर दे, अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध ले, तो क्या गुजारा कर सकती है आईएमएफ के साथ अगर आगे ना चले, निकल जाए प्रोग्राम से? नहीं, इस वक्त आप निकल नहीं सकते। इस वक्त आपको नीड है आईएमएफ की सर्टिफिकेट, आईएमएफ के पैसे की। जब आईएमएफ आपको सर्टिफिकेट देता है $1 बिलियन तो वो देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस का इजहार होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, और उसके बाद आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आपको पैसा देने को तैयार हो जाता है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड वगैरह कलेक्ट, आप पैसा रेस करने जाते हो तो आसानी से मिल जाता है, और आपकी रेटिंग में इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि उमूमन आईएमएफ के बारे में लोग यही समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ इकोनॉमी ठीक जा रही है, और अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत खराबी है तो हम उसको ठीक करेंगे, जैसे इसका इलाज करेंगे। और जिस तरह इन्होंने हमें कहा है डिवैल्यूएशन कर दो, फला कर दो, फला कर दो, तो ये जो बातें हैं ना, अब इस वक्त इस टाइम पे निकलना हमारे लिए खतरनाक हो। अच्छा, अब जरा यही रुके, मेरे साथ जरा रुके। मैं अली परवेज मलिक साहब भी मेरे साथ हैं, PMLN के रहनुमा लाहौर से, उनको भी सुन लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, आपने मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जो ट्रेजरीज को, फाइनेंस को समझते हैं, उनका पर्सपेक्टिव भी सुना। इससे पहले आपने बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का मुतालबा सुना कि IMF के इस प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि क्या IMF के इस प्रोग्राम से स्टेज पर निकल जाना चाहिए? सर देखें, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ तो यकीनन उनके स्पोक्समैन दे देंगे। मैं आपको अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि बिलावल साहब की मासूमियत को देख के मुझे तो सिर्फ परेशानगी हुई कि उनको ना तो ये पता है कि उनके बड़े लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर किस तरह से गलाजत और रिश्वतें बांटते फिर रहे हैं, और अब वो बता रहे हैं कि जी हमें IMF प्रोग्राम से भी निकल जाना चाहिए। देखें, इसका हल IMF प्रोग्राम से निकलना नहीं है। आपको इस वक्त 15 से 20 बिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, जो आपने रोल ओवर करनी है। उसके बाद आपके मुल्क का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब पहले नहीं क्या उसके ऊपर सेलिब्रेशंस करते रहते, वो दोबारा 17 से 18 बिलियन डॉलर की तरफ जा रहा है। तो अकील करीम डैडी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको ये सर्टिफिकेशन की जरूरत है, अगर आपने ये पैसे का सारा रीफाइनेंसिंग करवानी है। तो इसका हल ये नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर सियासत करें और सियासत के पीछे हर चीज को कुर्बान कर दें, जो लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी की उनकी सारी सिंध की काबीना यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है सिंध की अवाम के लूटे हुए पैसे के साथ। तो गुजारिश ये है, हर चीज के ऊपर सियासत करना बंद करें। जो इस मुल्क को जरूरत है वो बुनियादी इस्लाहात की है, जो आज के नालायक हुक्मरान आज तक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको ये सारे के सारे जो खसारे हैं दोबारा आपको स्काई रॉकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसके अंदर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, आपका माली खसारा भी इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, सर्कुलर डेट भी आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। सो व्हाट यू रिक्वायर इज अ होलिस्टिक अप्रोच। इस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे आप एक दूसरे से बात ना कर सकते हो, आप सियासी मकासद के लिए हर ब्रिलियंट अली परवेज कर दें। अली परवेज साहब बड़ा मेरे साथ रहे। अली परवेज जो है गैर सियासी बातें कर दी आपने गैर सियासी बातें कर दी हैं। सियासतदान ऐसी बातें करते कोई नहीं, लेकिन आपने गैर सियासी बातें कर दी। मैंने बिल्कुल नहीं की, मैंने एज ए पाकिस्तानी बात की है, एंड आई विल ओन एवरीथिंग।
वो बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो बात करे वो सियासतदान भी करे, इसलिए आपने वो कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत ही बोल्डली इसका एनालिसिस किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस वक्त नहीं है कि आप IMF से निकल सकें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो सारे इंडाइसेस और अदाद व शुमार जिनकी आप तारीफें करवाते रहे, क्रेडिट लेते रहे, तालियां मारते रहे, वो सारे वापस जा रहे हैं। आपका अभी मैं कल फिगर देख रहा था, पता नहीं $6 बिलियन के $5.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट महीने। अली परवेज साहब ने अभी ये कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 17 से 18 बिलियन की तरफ जा रहा है। नहीं, इतना तो नहीं। उन्होंने कहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये नहीं, इसका मतलब है अगर खुदा ना खास्ता साल का इतना ही होगा। आप पूछ लें अकील करीम डैडी साहब से। अच्छा सुन लेना, आपने बात की मेरी, सुने ना। वो यही कह रहे हैं इकट्ठा हो जाए तो इतना होगा। उनका साल का करंट अकाउंट का खसारा 17 से 18 बिलियन। अगर खुदा न खास्ता हम ये करते हैं तो हम जुल्म करते हैं। इन्होंने मान लिया कि जो शाहिद खाकान का आखिरी साल का 20 अरब का खसारा था वो पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था। ये तो बात मान ली इन्होंने। अगर 17 से 18 अरब का खसारा आज का अगर वो जुल्म है, तो जो आज से 2018 का शाहिद खाकान अब्बासी का खसारा $20 अरब का, वो तो इस मुल्क के साथ तबाही थी, बर्बादी थी, दिवालिया डॉलर के अंदर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। अली परवेज, इस पे क्या अमल है आपका? वो फिर ये कह रहे हैं कि अगर ये बुरा है तो वो 20 बिलियन का जो छोड़ के गए थे उस पे कमेंट करें। वो ठीक था। सदाकत सर डॉक्टर साहब, सदाकत अब्बासी साहब से पूछे, जो डॉलर क्वांटम था हमारी जीडीपी का आज ज्यादा है कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ज्यादा था? इनको तो इस चीज की समझ नहीं है कि डिनोमिनेटर जो है वो डिफॉल्ट हो गया हुआ है। उसके बाद वही डॉलर आज करंट अकाउंट डेफिसिट। सर मेरी अब जी बोलिए सदाकत भाई, फॉर गॉड सेक हर चीज के ऊपर सियासत मत करें। अच्छा, आप बात, अब मुझे बात जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया। उन्होंने कहा ये हुकूमत इतनी नालायक होगी, इतनी नाकाम होगी कि ये 17 से 18 अरब का खसारा कर देगी। अगर हम आज के दौर में जो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, परसेंटेज कम होगी, आज का 18 बिलियन कल के 18 बिलियन से कम है, बिकॉज चीज़ें ग्रो कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि $20 अरब का जो खसारा था नवाज शरीफ हुकूमत का, शाहिद खाकान हुकूमत का, वो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा डिजास्टर। डॉलर जीडीपी कम है आज। जो IMF ने हमसे सारी डिमांड की है, वो डिमांड सुन लेना, आप सुन लें, सारी डिमांड की है ना। मैं एक और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। IMF ने हमसे 300 अरब ज्यादा इकट्ठा करने की डिमांड की है। पहले 3 जो आपके 4 महीने हैं, जुलाई से नवंबर तक, PTI हुकूमत ने अपने टारगेट से 300 अरब ज्यादा इकट्ठा कर लिया। ये खबर चला दें। अच्छा, हमने जी बिल्कुल जो हमने नोट करें 5800 अरब हमने 5.8 ट्रिलियन इकट्ठा करना था, हमें IMF ने कहा कि 6.1 करें। आज के पहले सिर्फ 4 महीने बजट आपको IMF कह रही है, अखबार 4 महीने में हमने जो 12 महीने में फालतू इकट्ठा करना था, हम 4 महीने में इकट्ठा कर चुके हैं। आज की जो आप वेरीफाई करवा लेते हैं, ये वेरीफाई करवा लें। अकील करीम सर, ये सही कह रहे हैं कि IMF ने जो 300 अरब रुपए मजीद इकट्ठे करने के लिए कहा था FBR को, वो इकट्ठे साल में कहा था हमने, 3 महीनों में। अगर ऐसा है तो फिर ये मिनी बजट क्यों लेके आ रहे हैं IMF के कहने पे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक बात सुन ले। हमारे 4 महीने रेवेन्यू टारगेट हमने एक्सीड किया है टारगेट से, और जो 4 महीने का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $5.3 बिलियन है। इसमें $1.3 बिलियन आपने वैक्सीन इंपोर्ट की। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये नंबर को इतने बुरे नहीं है जिसको लेके हमने एक बुरी नेगोशिएशन की है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस साल का करंट अकाउंट खसारा $5 बिलियन या $6 बिलियन ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाए। नहीं, अभी कहा जिस तरह से बैलून हो रहा है, बढ़ रहा है कि 17-18 तक वो कह रहे चला जाएगा, आप समझते हैं नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो फिर ये जो एक महीने के 5 बिलियन, ये कैसे? नहीं, महीने के नहीं है, हमारा टोटल 4 महीने का करंट अकाउंट $5.3 बिलियन। अच्छा। और इसमें आपकी वैक्सीन की इंपोर्ट है, वो जो ट्रेड डेफिसिट में आई है, वो भी, और महंगा तेल इंपोर्ट हुआ है, जो बहुत महंगा तेल इंपोर्ट हुआ है। अकील करीम साहब, 30 जून 2022 तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बन जाएगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त 30 जून 2022 को कोई 17 महीने 19 महीने बाकी है। ठीक कह रहा हूँ? नहीं, 19 महीने कैसे बाकी हैं? क्या कर रहे हैं? नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर शुरू हो गया, 7 महीने रहे। तो 1 महीना ये हो गया, और 7 महीने बाद की आप बात करें तो 7 महीने बाद के जो नंबर्स आएंगे
मेरे ख्याल से लेस होंगे $5 बिलियन। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक मुझे सवाल बता दें, अली परवेज मलिक भी सुन रहे हैं, अब ये भी पूछ लें पिछले महीने करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था? 2018 में इस हुकूमत के पास ये ऑप्शन थी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, अकील करीम वैद साहब, क्या इनके पास ये ऑप्शन थी, पीटीआई की गवर्नमेंट के पास, कि IMF के पास ना जाते, किसी और तरह से गुजारा कर लेते, चीन UAE? कोई चॉइस नहीं। अच्छा, क्या ये हो सकता था कि हमें चीन 10, 15, $20 बिलियन हमारे सेंट्रल बैंक में रखते था 2% के ऊपर? आखिर उन्होंने अमेरिका में भी ट्रेजरी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, चीन जो है ना वो कॉमर्शियल लोग हैं, वो मदद करने वाले लोग नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट, आपके मुल्क में वो पैसा आपको जब देंगे जब IMF आपको कह देगा कि हाँ ठीक है, अदरवाइज चीन ने भी आपको पैसे नहीं देने। इवन मुझे सऊदी अरब पे भी शक है कि वो IMF के बगैर शायद आपको पैसा ना देगा। तो अभी जो $3 बिलियन दिए IMF की सर्टिफिकेशन अभी वो कंडीशन में पता नहीं, ये जरूर होगा, इस तरह की बातें जरूर। अच्छा, उसमें भी ठीक ठाक साथ भी ये है कि इस वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जरा एक क्विक के लिए मेरे साथ रहें, अकील करीम वैद साहब मेरे साथ रहें, जरा मैं क्विक एक कमेंट ले लूं क्योंकि इसी पे हम बात करेंगे ब्रेक से पहले। जरा एक क्विक अली परवेज इस पे अपना रद्द अमल दे दें, कमेंट दे दें, अब तक जो कुछ सुना आपने। डॉक्टर साहब जरा मेरी अब तसल्ली से बात सुनिएगा। 4 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट डैडी साहब कहते हैं $5.5 से $6 बिलियन है। पिछले महीने का रन रेट पिछले महीने का रन रेट है $1.5 बिलियन का, और कहते हैं साल जो इख्तिताम होगा तब कम हो जाएगा। इसका मतलब है हम करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएंगे अगले महीने ऑनवर्ड से, तो तब भी नंबर कम हो सकता है ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो मेरी तो ये साइंस समझ नहीं आई, चलें बट हम 6 महीने बाद बैठ के अकील करीम डैडी साहब से समझ लेंगे। दूसरी बात ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट की जो अभी ये फिर तारीफें कर रहे थे कि हमने कंट्रोल करके रखा है $18 बिलियन पे, आज GDP जो डॉलर के अंदर है वो स्मॉलर साइज की है, तो काइंडली उसको इन परसेंटेज ऑफ GDP देख ले, इस तरह की खाम ख्याली में ना रहे। और उस वक्त सबसे बड़ा जो खर्चा हो रहा था वो जो पावर प्लांट्स की इक्विपमेंट आ रही थी उसके अंदर, उसका जो आप नॉर्मलाइज कर लें, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और उसके बाद बता दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या सिचुएशन थी, मैं उसके ऊपर डिफेंड कर लेता हूं। और आखिरी साल कितने पावर प्लांट आए 2018 में, 30%। सर मैं सदाकत भाई, रेवेन्यू इंक्रीज जो 30% की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर इनसे पूछे इंपोर्ट 36% बढ़ी हुई है। सारे का सारा इंपोर्ट जो अनसस्टेनेबली ग्रो हुई है उसके बेसिस के ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज कर लिया, या 70% इंक्रीज इनडायरेक्ट। एक ही बात को आप घुमा रहे उनके सही सवाल हैं ऑपोजिशन की हैसियत से। अली परवेज आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, इनके हम जवाब लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, आप अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, हमारे साथ रहिए। मैं एक ब्रेक ले लूं अली परवेज, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मईशत के हवाले से मैं डिस्कशन पे इस वक्त फोकस करना चाह रहा हूं इस पूरे सेगमेंट में, क्योंकि यही आवाम का मसला भी है। अकील करीम वैद साहब भी मेरे साथ हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब स्टूडियो मेरे साथ हैं, और PUMLN के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब मेरे साथ हैं। और मैं बहुत इंप्रेस हूँ इन दोनों की डिस्कशन से, और मुझे अभी पता चला है, मुझे अभी एहसास इस चीज़ का हुआ है कि सदाकत अली अब्बासी और अली परवेज मलिक जो हैं वो दोनों नेशनल असम्बली की जो मेंबर हैं, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू दोनों के मेंबर हैं, इसीलिए दोनों जो हैं वो इतने इन्फॉर्म्ड हैं। बहरहाल इन्फॉर्म्ड होने के अलावा भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। वो ये कह रहे हैं, देखें वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे चीज़ उन्होंने चैलेंज की, वैसे वो अकील करीम वैद साहब को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज़रा उनसे क्विकली ले लें उसका पर्सपेक्टिव। मैं उनका पॉइंट, मुझे क्या देखिए, उनका पॉइंट ये है कि अगर अभी $5-5.5 बिलियन का आपका खसारा हो गया है, तो अनलेस कि आगे आप ज्यादा कमाई करें, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो अकील करीम वैद जो कह रहे हैं कि ये इतना ही रहेगा, ये सही नहीं हो सकता। दूसरा, बहुत महंगा तेल इंपोर्ट हुआ, और तेल का आपको पता है इनलास्टिक डिमांड है, हमने तेल डिमांड कर इंपोर्ट करना, लेकिन अभी तेल की प्राइसेस गिर जाएंगी क्योंकि अमेरिका ने रिजर्व, इसलिए हमें फायदा हो जाएगा ना, हमारी बचत हो जाएगी जितना हम तेल मंगवा रहे हैं उससे। और दूसरा जो बहुत महंगा गया, ये आपका पाम ऑयल बहुत महंगा गया, फूड की जितनी चीजें हम इंपोर्ट करते सारी महंगी गई पोस्ट कोविड। और $1.5 बिलियन हमने मंगवाया, हमने लिया, उसके लिए हमने वैक्सीन मंगवाई। ये सारे वो फैक्टर्स थे, और अब पॉजिटिव फैक्टर्स इसलिए हमारे आ रहे हैं। हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारी दीगर एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो जो IMF की जो असल बात जो करने वाली हुई है, IMF का $1 बिलियन मैटर नहीं करता। अच्छा, वो क्यों? IMF तो फिर इतने कर ले मिलते, इतना रोना पीटना, सुने ना, वो रकम मैटर नहीं करती। वो IMF की जो रकम है ना, वो हमारे 4 दिनों की इंपोर्ट के बराबर है। 4 से 5 दिनों में हमारा कितना खर्चा है? इंपोर्ट है महीने की? हमारी इंपोर्ट महीने की 4 to 5 बिलियन है। उसे 1 बिलियन की क्या है? 1 बिलियन, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, $6 बिलियन मैटर नहीं करती। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनका IMF की सर्टिफिकेशन मैटर करती है कि IMF की कह रहे हैं गलत है। क्या कह रहे हैं आप अली परवेज?
इंपोर्ट आपकी 4-5 बिलियन डॉलर की है, 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की। आप नवंबर का मेरे से नंबर देख लेना। नहीं, बिल्कुल फाइनेंस कमेटी वर्सेस फाइनेंस कमेटी नहीं है। आप इनसे पूछें कि नवंबर के अंदर इंपोर्ट क्या 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा है? मुझे बताएं पाकिस्तान की, अच्छा सवाल सुन लेना, सवाल सुन लें। पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट इंपोर्ट क्यों फजूल की बहस कर रहे हैं? कभी भी 60 बिलियन नहीं हुई डॉक्टर। माशाल्लाह 60 बिलियन की माशाल्लाह इस साल आप करेंगे, एवरेज की माशाल्लाह इस साल आप एक महीने की बता रहे हैं, माशाल्लाह इस साल आप एवरेज जो है वो 5 बिलियन से कम है। अच्छा चले ना, अब आप अंदाजे लगा रहे हैं। आप तो माशाल्लाह कह रहे हैं कि 18 बिलियन की होगी, जबकि हमारा जो करंट अकाउंट का खजाना है वो 3 to 5 बिलियन के से कम रहेगा। आप तो 18 बिलियन कह रहे हैं। आप तो हमें नवाज शरीफ हुकूमत से जाके मिला रहे हैं। अभी तक कितने मुझे ये बता दें। और फॉरेन नवाज शरीफ का नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर भी जो फाइनेंस कमेटी है उसमें इसी किस्म की बहस होती होगी और आवाम के इंटरेस्ट पे डिबेट होती होगी। डॉक्टर साहब, इतनी इल इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन के जी 3-4 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। अभी माशाल्लाह 6 बिलियन डॉलर पे बैठे हैं, कहते हैं पूरे साल का 3 से 5 बिलियन डॉलर का। मैं वही जाना चाह रहा हूं, आपको ये समझ आता है? मैं उसी को लेके जाना चाह रहा हूं एकेडी की तरफ। वकील करीम सर इनसे पूछे मलिक साहब, मैंने आपसे पूछा कभी पाकिस्तान नवंबर का इंपोर्ट का क्या एस्टिमेट है, नवंबर का करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या एस्टिमेट है? आप अंदाजे लगा रहे हैं। और मेरे भाई आप 70 बिलियन डॉलर की करेंगे, आप 70 बिलियन डॉलर की करेंगे, आप 70 बिलियन डॉलर की करेंगे इस साल। आप 70 बिलियन डॉलर की साल करेंगे, देख लेंगे। आप तो करंट अकाउंट को 18 बिलियन कह रहे हैं। आप तो मैं शायद खाकान की इकोनॉमी से जाके मिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा पिछले साल में हमारा करंट अकाउंट 0 पे था। मेरे भाई आपकी डॉलर जीडीपी का साइज क्या है? छेड़ दी यहाँ पे। आपने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 30 जून को भी तकरीबन इतना ही रहेगा, 5-6 बिलियन का। वकील करीम साहब, अगर अभी वो 5-5.5 बिलियन डॉलर है नवंबर खत्म होने पे, तो ये कैसे मुमकिन है कि 30 जून तक इधर ही खड़ा रहेगा या उसमें खातर खा इजाफा नहीं होगा? क्या होगा? उसकी वजह बताता हूं। देखिए, पहली बात, जब हमने ये बात की, अली परवेज साहब ने जो बात की है ना कि 2018 का करंट अकाउंट जो भरा था उसकी वजूहत पावर प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक बात सही है, ठीक है। क्योंकि 17-18 में पावर जनरेशन बहुत ज्यादा हमने लगाई है और उसको सीपेक की वजह से, तो वो बात उनकी 100% ठीक है। इसके बाद 19 में आप आ जाएं, 13.5 बिलियन डॉलर, इस 20 में और नीचे आया, 21 में 1.6 बिलियन डॉलर, अब ये 22 का फिगर आएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई और फ्रेट के रेट बहुत बढ़ गए थे। इसकी वजह से हमारा जो इशू इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ गया। अब ऑयल की प्राइस भी नीचे आ चुकी है, पाम ऑयल भी प्राइस नीचे आ चुकी है, बाकी कमोडिटीज भी नीचे आ चुकी हैं। अब मुझे लगता है वो मुश्किल टाइम, जो फ्रेट का भी रेट है वो नीचे आ गया है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सही तरह हो नहीं पा रही। अब आने वाले दिनों में हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर बेहतर होंगे। हमारा रेमिटेंस ऑलरेडी 3.25 बिलियन डॉलर हम टच कर चुके हैं और यहाँ एक्सपोर्ट हमारा 3 बिलियन डॉलर पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर हमारी कॉटन की जो क्रॉप थी 5.9 मिलियन बेल थी, इस दफा तकरीबन आज तक 8 मिलियन आ चुकी है और फर्दर अभी कॉटन आपकी आ रही है। लास्ट ईयर कॉटन की प्राइस थी 6 से 8 हजार रुपए, आज कॉटन की प्राइस है 16,000, 15,000 और 16,000। लास्ट ईयर जो आपके एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट जा रही थी उससे आज 30% 40% प्रीमियम पे बाल बिक रहा है और हमारे पास ऑर्डर भी बेताशा है। और हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट है बल्क टर्मिनल बल्क शिप ना मिलने की वजह से वो थोड़ी सी उसमें हर्डल्स आई है। तो मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट के नंबर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के, ये बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। और उसी अच्छे नंबर की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो काफी नीचे आएगा। अच्छा, ये बता दें कि मेरा तो रोज ही लगता है दिल की धड़कन बंद हो जाएगी डॉलर का रेट देख के कि डॉलर का रेट रुकेगा कहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डॉलर के, देखे बात सुने, रुपये को तोलने का एक तरीका है और वो तरीका स्टेट बैंक खुद मुतय्यन करता है। रियल रेट आज भी हम अंडर वैल्यू हैं, इस रुपये का वीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके ऊपर सोचना चाहिए।
हम सुनते हैं कि IMF का दबाव है कि इसको 180 के ऊपर जाने दें। IMF से आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है और डॉक्टर साहब मैं एक बात कर लूं, होता है कि ये हमारा रियल रेट है, ये हमारी एक्सपोर्ट है, ये हमारी इंपोर्ट है, ये हमारा रेवेन्यू टारगेट है। इनके पास कोई नंबर ऐसा बुरा नहीं था जो उनको बताना चाहिए, और वो बताते तो बता नहीं पा रहे, नेगोशिएशन करने में अच्छा नहीं है। बता रहे। अच्छा जी, अली परवेज भाई, एक छोटी सी बात कर दूं। देखें, आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया कि अगर सारा कुछ इन कंट्रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल मैनेजेबल एंड सस्टेनेबल लेवल के ऊपर है, तो डॉलर क्यों आसमान को छूता हुआ जा रहा है? तो दिस क्लियरली एग्जिबिट्स कि मार्केट देख रही है कि हम सस्टेनेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और हमें जाके ये इसको डॉलर की प्राइस को इसीलिए प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, रुपये की प्राइस के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक असेसमेंट है, हमें बुनियादी इस्लाहात करने की जरूरत है। ये गैस और बिजली तो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को फराहम नहीं कर सकते, कहां से एक्सपोर्ट इनकी बढ़ जाएगी? मैं तो कह रहा हूं, आप नवंबर का करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, इसमें $1.5 बिलियन ऐड हो जाएगा, दिसंबर का आएगा उसमें $1.5 बिलियन और ऐड हो जाएगा। इनसे 6 महीने के अंदर ही अगर ये नंबर जो है 8 बिलियन को टच कर गया होगा, तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी साल के ऊपर 3 से 5 बिलियन डॉलर का होगा? और यही वो वजह है कि मार्केट डॉलर के ऊपर दूसरी तरह से बेट कर रही है, और वो 176 भी आज क्रॉस कर गया है। अच्छा, इसका जवाब मैं अकील करें सर, जल्दी से 30 सेकंड में इसका जवाब दें, फिर अब्बासी साहब से जी इसका जवाब दें, वो पॉइंटेडली आपकी तरफ ये सवाल आता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी इंपोर्ट का बिल नीचे आएगा। हमारी कॉटन लास्ट ईयर $2 बिलियन की हमने इंपोर्ट की थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आज हमारी कॉटन की क्रॉप 10 मिलियन क्रॉस कर रही है, तो आप ये देख लें कि ये $1 बिलियन तो आपका वहां से 8 मिलियन है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो सिचुएशन हमारी पहले वाली नहीं है। हमारी शुगर केन की शुगर इंपोर्ट की थी, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, व्हीट इंपोर्ट की थी, वो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो नंबर है ना, ये सामने दिख रहे हैं, और हम लोगों ने सबने अपने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए थे, वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया अब उससे निकल रही है। चेयरमैन, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले दिनों में जो कमोडिटी प्राइसेस है वो कम हो रही है। नंबर 2, आपके एक्सपोर्ट हर महीने का टारगेट जो है ना, वो पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं एक्सपोर्ट के, और साथ साथ जो आपकी जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो रेमिटेंसेज का प्लस एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है, और चूंकि इंपोर्ट क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, और जो एनर्जी का बहुत बड़ा एक बुरान था वो भी कम हो रहा है, और फूड प्राइसेस भी नीचे आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान के अगले महीनों में जो हमारा करंट अकाउंट है वो और नीचे आएगा, और ये अल्लाह ना करे कि 80%। अली परवेज और अकील करीम दैदी साहब का बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा खत्म हो गया। ये तेजो तोन डिस्कशन, ये इंटेलिजेंट इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी आज। इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।